हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग एक चैप्टर है विज्ञान में धातु तथा अधातु। ठीक है, धातु और अधातु, इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से 5 नंबर के कम से कम सवाल पेपर में आते हैं। बहुत ही आसान से सवाल रहते हैं। तो सारे बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को इसमें देख के नोट्स बनाए गए हैं। तो इसके बाद आपको किसी भी दूसरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातु के बारे में। ठीक है, तो देखिए धातु क्या होती हैं, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिए एक शब्द, आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश शब्दों को भी जानते जाएं। तो देखिए धातु को क्या कहते हैं, मेटल्स। तो पहले मेटल की परिभाषा जानेंगे। तो मेटल की कई सारी परिभाषाएं हैं, तो सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली परिभाषा में पढ़ते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं उनको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। दो शब्द हैं, एक क्या है ऊष्मा और दूसरा है विद्युत। ठीक है, तो जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिएगा, वे धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। जैसे कोई एक हमने तत्व ले लिया है सोडियम, तो सोडियम का नंबर कितना होता है 11। तो 11 को लिखा किस प्रकार जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इस तरह से 2, 8 और 1। तो सोडियम क्या करता है, अपना जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल देता है। ठीक है, किसी दूसरे को दे देता है। तो इस वजह से सोडियम पर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है उतने ही यूनिट प्लस आवेश आ जाता है। तो अगर कोई और ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपने आप को धन आवेशित कर लेता है तो हम उसको क्या कहेंगे कि यह एक धातु है। आइए आपको और उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखिए आपने देखा होगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का नंबर होता है 282, यानी इसका टोटल जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है। तो देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो मैग्नीशियम क्या करता है, अपने बाहरी कक्षा के दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है। इस कारण से मैग्नीशियम पर 2 यूनिट का धन आवेश आ जाता है, यानी यह भी क्या है, एक धातु है। तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, जैसे हम एल्यूमिनियम के बारे में देखें। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। कैसे लिखेंगे, 2, 8 और 3। तो ये भी अपने बाहर के 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम पे कितने प्लस चार्ज आते हैं, 3, यानी यह भी धातु है। तो समझ में आए, जो आदमी जितने इलेक्ट्रॉन निकाल देगा उस पर धन आयन आ जाएगा। और अगर कोई तत्व ऐसा कर रहा है तो हम उसको कह देंगे कि वो तत्व क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, तो ये बात धातु की परिभाषा क्लियर हुई। तो आइए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहे अभिक्रिया लिखिए, तो कुछ नहीं करना। ये रहा सोडियम, क्या इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या करिए, आप सोडियम लिखिए और उसके ऊपर वही एक प्लस बना दीजिए। लो, हमारी रिएक्शन हो गई। कोई कहे मैग्नीशियम की रिएक्शन लिखो, तो भैया देख लो मैग्नीशियम था, इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो कोई बात नहीं, तो मैग्नीशियम लिखा और उस पर 2 यूनिट का प्लस चार्ज लगा दिया। सही, तो मैग्नीशियम पे क्या आ गया, 2 यूनिट धन आवेश आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम ने कितने निकाले थे,
3 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ एल्यूमिनियम पे क्या करेंगे, 3 प्लस बना देंगे और साथ में इनको दिखा देंगे। तो ठीक है, दोनों पॉइंट हमको समझ आ गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं धातुओं के बारे में। और तो अब देखिए धातु ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। सामान्यतः यही देखा जाता है कि धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिए, मरकरी जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पारा भी कहते हैं, यह एक धातु है जो कमरे के ताप पर किसमें, द्रव अवस्था में रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखने के लिए, ठीक है, कि बाकी लगभग धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, पर पारा या मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। अब धातुओं के उदाहरण देखिए, तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, और आपने सोना, मतलब जो जिसको गोल्ड कहते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं, ठीक है। अब देखो तत्वों में धातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ देखिए, ये बात कहने का मतलब क्या है, जो तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। पहले कौन है, धातु हैं, ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, धातु। दूसरे नंबर पे हैं आधातु, ठीक, और तीसरे नंबर पे हैं उपधातु। कौन है, उपधातु। तो सबसे ज़्यादा इनमें क्या है, धातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आधातुएं हैं और तीसरे नंबर पे उपधातुएं। तो याद रखिएगा, तत्वों के अध्ययन की सरलता के लिए उनको 3 भागों में बांटा गया था। तो ये तो हमने जो पॉइंट पढ़े, ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे इनके। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, धातुओं के कुछ भौतिक गुण हैं, उनको हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण। कई सारे हैं और ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला जो गुण हम पढ़ने जा रहे हैं वो यह है कि धात्विक चमक, ठीक है। इसी तरह इसके बाद आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह कैसी होती है, चमकदार। जैसे ये कोई हमारी एक धातु हो गई, तो जब हम इसकी ये सतह देखते हैं तो ये हमको कैसी दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है। और कोई पूछे क्यों चमकदार दिखाई देती है, तो हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। ये तो सब लोग बता देते हैं कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, बस बात खत्म। क्यों चमकदार होती है, तो हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं के कारण इनकी सतह चमकदार होती है। धातुओं पर लेप या पॉलिश करके भी उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। आप उस पर किसी पदार्थ का लेप या फिर उसकी पॉलिश करके उनको और चमकदार बना सकते हैं, ठीक है। लेप लगाएं या फिर पॉलिश करें, ठीक है। तो आगे देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं तांबा, सोना, चांदी, ये कैसी हैं, सभी चमकदार धातुएं हैं। अब धात्विक चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी या सजावट की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तो सब लोग जानते हैं सोने चांदी के आभूषण बनते हैं। ये देखिए सिंबल याद रखिएगा, सोने का सिंबल AU और चांदी का AG, ये इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज नहीं होंगे। AU सोना और AG किसका है, चांदी का है। तो पहला पॉइंट उम्मीद करते होंगे आपको समझ आया होगा कि धातुओं की सतह चमकदार होती है। कोई पूछे क्यों होती है, तो कह देना इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दूसरा, चमकदार बनाया कैसे जा सकता है, तो कहेंगे लेप चढ़ा के या फिर पॉलिश करके। पूछे ऐसे उदाहरण धातुओं के नाम बताओ जो चमकदार होती हैं, तो लगभग तो सब में चमक होती है, पर इनमें विशेष चमक होती है और चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी में किया जाता है। आइए नेक्स्ट गुण पढ़ते हैं, दूसरा, ऊष्मीय सुचालकता, ठीक है, अंग्रेजी में थर्मल कंडक्टिविटी।
तो देखिए ऊष्मीय चालकता, उसको पहले हम लोग पढ़ने से पहले सुचालकता या चालकता के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि चालक पदार्थ क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये कोई तार हो गया तो उसका सिरा ये रहा B और इधर रहा A। तो अगर यहाँ पर हम ऊष्मा या विद्युत को प्रवाहित करें और वो इसमें से होते हुए कहाँ, इस वाले सिरे तक पहुँच जाए, इसके अंदर से होते हुए इस वाले सिरे तक पहुंच जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो हम कह देंगे यह पदार्थ जो भी ऊष्मा हो या विद्युत उसका चालक कहलाएगा। चालक मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से होकर जाने देते हैं, किसको, ऊष्मा को या फिर विद्युत को। तो अगर ऊष्मा के चालक कह रहे हैं तो ऊष्मा को अपने अंदर से होके जाने देगा, और विद्युत का चालक कह रहे हैं तो विद्युत को अपने अंदर से जाने देगा, कहाँ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो देखिए आइए अब पढ़ते हैं इसके गुण को। धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब लगभग सभी धातुओं में आप ऊष्मा एक सिरे पे प्रवाहित करेंगे तो कुछ देर बाद वो दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगी। अब देखिए सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। तो हमेशा याद रखना सिल्वर सबसे अच्छा चालक है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मा की सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती, कहेंगे सिल्वर की। और कॉपर भी अच्छा चालक है पर सबसे बढ़िया चालक कौन है, सिल्वर। लेकिन वहीं पर देखिए लेड जिसको शीशा भी कहते हैं, और मरकरी जो अभी बात करी थी द्रव अवस्था में होती है, ये दोनों धातुएं होते भी विद्युत की कुचालक हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, देखिए कौन, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक किसका, लेड यानी जिसको Pb इसका सिंबल है, और मरकरी का सिंबल क्या है, Hg। ये दोनों धातुएं हैं यानी इनको चालक होना चाहिए, पर ये कैसी हैं, कुचालक हैं, ठीक है। तो आप ये बात बड़े ध्यान में रखेंगे। तो चालकता के हमने समझा कि चालक क्या होती हैं, जो अपने अंदर से ऊष्मा या विद्युत को दूसरे सिरे तक जाने दें, उनको कहते हैं चालक। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। सबसे बढ़िया चालक कौन सी होती, चांदी का सिंबल क्या होता है, Ag। और कॉपर भी विद्युत की अच्छी चालक है। ये दोनों तो बढ़िया हैं, लेकिन ये जो दोनों हैं ये विद्युत और ऊष्मा की बेकार चालक होती हैं, ठीक है। अब देखें अगला पॉइंट है विद्युत की सुचालकता। अभी हमने पढ़ा था किसका, ऊष्मा की, ठीक वैसे ही होता विद्युत का। अगर विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जा रही है तो यानी ये विद्युत की चालक होगी। तो धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं, यानी आसानी से विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं। और क्यों होने देती है, क्यों बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखो हम सब ने पढ़ा धातुओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं, वही इलेक्ट्रॉन विद्युत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं। क्यों होती हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्पीय में पूछा गया है। तो देखिए चांदी और तांबा विद्युत के भी सबसे अच्छे सुचालक हैं। दोनों वही नाम है, ध्यान रखिएगा। चांदी और तांबा विद्युत और ऊष्मा दोनों के सबसे अच्छे चालक हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब ये इम्पोर्टेंट आघात वर्धनीयता, ये पेपर में परिभाषा इसकी अलग से भी पूछी जाती है और उसमें तो पूछी ही जाती है। तो देखिए आघात वर्धनीयता क्या होती है, कुछ धातुओं को पीट कर, ध्यान से देखिएगा कैसे, हथौड़े से या किसी भी चीज़ से पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। बिना टूटे धातुओं के चादर में बदलने के इस गुण को ही क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। मान लिया ये कोई धातु है, आप इस पर हथौड़े से वार करते जाएं तो ये और पतली होगी, एक टाइम आ जाएगा और पतली हो जाएगी। तो इस तरह से इसके पतली सी चादर में बदलने को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। याद रहे टूटना नहीं चाहिए,
पीट पीट के इसको चादर में बदलें लेकिन बिना टूटे बदल जाए तो इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये बहुत ही अधिक आघात वर्धनीय धातु हैं। हम लोगों ने दुकान पे देखा भी होगा, लोहे को भी देखा है ना कि लोग उसको पीट पीट के क्या कर देते हैं? बहुत पतला बना देते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के देखिए बर्तन आते हैं एकदम पतले पतले से, तो इनको भी पीट पीट के इनकी चादरों के रूप में बदला जा सकता है। तो यही है, अगर किसी भी धातु को आप क्या करें, चादर के रूप में बदल दें, किस रूप में? चादर के रूप में, तो उनके इस गुण को क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आघात वर्धनीयता पढ़ा। नेक्स्ट गुण है तन्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों गुण, एक अभी जो पढ़ा था आघात वर्धनीयता और दूसरा अभी जो पढ़ रहे हैं तन्यता, ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं अपनी अलग अलग परिभाषाओं के साथ। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई धातु है, इसको हम पीट पीट के इसकी पतली चादर बना दे रहे हैं। अब पढ़ेंगे कुछ धातुओं को खींचकर पतले या फिर महीन एकदम पतले तारों में बदला जा सकता है। अभी पढ़ा था कि पीट पीट के चादर बनाई थी, और अब क्या कर रहे हैं? इसको खींच के, कैसे? खींच के अब क्या बना रहे हैं? इसके पतले पतले तार बना रहे हैं। तो धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। यानी कोई धातु है उसको खींच के एक पतले तार में बदल देना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इसको देखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है कि सोने के बारे में हम सभी जानते हैं, इसके आभूषण बनते हैं, वस्त्र भी बनाए जाते हैं। तो ये देखिएगा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा महीन तार खींचा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोचिए 1 ग्राम कितना कम होता होगा, और इससे जो लाइन बनती है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2 किलोमीटर का तार आप इससे बना सकते हैं। सोचिए कितना, 1 ग्राम में 2 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? तो हम कहेंगे सोना, जिसका सिंबल क्या होता है? AU। इसको क्या कहते हैं? सोना। और ये सर्वाधिक तन्य धातु है। चांदी धातु महीन तार में खींची जा सकती है। टंगस्टन के लगभग आदर्श, यानी इतने पतले जो लगभग दिखाई ही ना दें, उतने पतले तार बनाए जा सकते हैं। टंगस्टन के तारों का प्रयोग विद्युत बल्ब में, ये आपने बल्ब देखे होंगे पहले जो 100 वाट 200 वाट के आते थे, उनमें ऐसा एक फिलामेंट लगा होता था, उसको वो काहे का बना होता था? टंगस्टन का। ठीक है, जिसको फिलामेंट या तंतु कहते थे, वो काहे का बना होता था? टंगस्टन का। तो सोना, चांदी और टंगस्टन, इनके बहुत बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदलने की प्रक्रिया को, गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ये जो शब्द आए हैं अंदर, इनको बड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कठोरता, ये छठा गुण है। आम तौर पर हमने देखा है कि धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। सब जानते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। तो ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बस वही हम लोगों ने लिखा है, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं कोमल होती हैं और इन्हें क्या होता है? चाकू से भी काटा जा सकता है। तो हमेशा याद रखेंगे, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, इन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, काहे से? चाकू से भी काट सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने शुरू हो जाती है,
तो वह ताप उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। यानी अभी कोई चीज़ ठोस है और हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो जिस ताप पर वह गलना आरंभ कर देगी यानी द्रव में बदलना शुरू हो जाएगी, वही ताप उसका गलनांक कहलाएगा, वही ताप उसका गलनांक कहलाएगा। अब धातुओं के गलनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए हम सभी लोग धातुओं का दैनिक जीवन में कितना प्रयोग करते हैं, उनको गर्म ठंडा भी करते हैं बार बार, लेकिन वो नहीं पिघलती। क्यों? क्योंकि इनके गलनांक जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम लोग बर्तन में खाना बनाते हैं तो देखिए अगर गलनांक कम होता है तो वो पिघल जाता है, क्योंकि काफ़ी देर तक गर्म किया जाता है। लेकिन गलनांक अधिक होने के कारण क्या होता है, ये लोग नहीं पिघलते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं पिघलते हैं? क्योंकि इनका गलनांक अधिक होता है। आपको एक अच्छा फैक्ट बताते हैं, W होता है किसका सिंबल, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का। तो टंगस्टन को अभी बताए थे, ये क्या होता है, बल्ब में लगा हुआ तंतु जो फिलामेंट होता है वो काहे का बना होता है, टंगस्टन का। सोचिए आप इसको 2 दिन तक, 2 से 3 दिन तक जलने देते हैं, अगर इसका गलनांक कम होता तो ये पिघल के जल जाता, पर सोचिए फिर भी ये जलता रहता। क्यों? क्योंकि धातु का बना है और धातुओं के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। अब देखिए एक उदाहरण दिया है, कॉपर का गलनांक 1058 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो टंगस्टन होता है उसका तो सोचिए 3000 से भी ज़्यादा होता है। कितना? 3000 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये था उसके गलनांक के बारे में। अब देखिए भंगुरता देखेंगे। भंगुरता देखिए क्या होता है, धातुएं हमने पढ़ा है कैसी होती, कठोर होती हैं, जिस कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा भंगुर धातु कौन है, जिंक। ये इम्पॉर्टेंट है, कौन है, जिंक। ये हथौड़ा मारने से टूटती नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ध्वनि की। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक आवाज़ आती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। जब भी ध्यान रखिएगा एक धातु दूसरी धातु से टकराएगी तो वहाँ पर एक ध्वनि उत्पन्न होगी जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। और बढ़िया एग्जाम्पल देखिए, स्कूलों में लगी हुई घंटी धातु की बनी होती है, जिसे क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरा लकड़ी का ही वो धातु का ही टुकड़ा लेते हैं, सरिया या फिर कोई भी चीज़, जिससे मारने पर देखिए टन टन की आवाज़ आती है। जब भी एक धातु दूसरी धातु से टकराएगी तो वहाँ ध्वनि उत्पन्न होगी, उस ध्वनि को ही हम मेटेलिक साउंड या धात्विक ध्वनि कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने ये पढ़े हैं धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, क्या पढ़ा है, धातुओं के भौतिक गुण। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। ठीक है, क्या था, पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने भौतिक गुणों को देखा है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया नोट्स के मिले होंगे। आराम से वीडियो को स्लो मोशन में करके आप नोट कर सकते हैं। तो आज भौतिक गुण पढ़े हैं, इसके पार्ट 2 में हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। और रासायनिक में एक भी रिएक्शन आपको याद नहीं करनी होगी, ऐसा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।